हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग संस्कृत के चतुर्थ पाठ यानी कि चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे इसका हम लाइन बाय लाइन यहाँ पे क्या करेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी में अर्थ क्या होगा वो आपको बताएंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि सभी चैप्टर का आपको हिंदी में अर्थ समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों वो हिंदी में पूछा जाता है। और यदि आप इस संस्कृत वाले चैप्टर का हिंदी में अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो क्या आप कर पाएंगे, आप अपने एग्ज़ाम में उस सही आंसर नहीं दे पाएंगे, तो आपका क्या होगा, अंक कट जाएगा। इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप सभी चैप्टर का हिंदी अर्थ समझ लें। जैसा कि पीछे हम 3 चैप्टर का देख चुके हैं, आज हम लोग चौथा चैप्टर देखने वाले हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका, जो कि आपका चौथा चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे चतुर्थ पाठ का जो नाम है दोस्तों वो 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है संस्कृत, दूसरा साहित्य और तीसरा लेखिका। ठीक है, तो यानी संस्कृत तो आपका भाषा का नाम है संस्कृत, फिर साहित्य, संस्कृत का साहित्य, और उसमें क्या है, लेखिका। यानी कि संस्कृत साहित्य जो है उसमें लेखिकाओं की क्या योगदान रही है, उन चीज़ों को आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उन प्रश्नों को भी चिन्हित करते चलेंगे कि कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, और यहाँ पे इस तरह से आपको दोस्तों बताया जाएगा कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। फिर आपको बहुत सारे जगहों पे बुक में भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ते समय इंगित करते चलेंगे, देखते चलेंगे कि ये प्रश्न जो है आपका महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाने की संभावना रहती है और या फिर पूछी गई है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर जो है आपका शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि चैप्टर के नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट है कि हम लोग इस चैप्टर में संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं के योगदान को क्या करने वाले, देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला लाइन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समाजस्य यानंग पुरुषः नारीभिश्च चलति, यानी कि आपका समाज, ठीक है, समाज का जो यान है, यान मतलब गाड़ी होता है, ठीक है, तो समाज का जो यान है वो पुरुष और नारी दोनों से चलती है। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि गाड़ी का जो 2 पहिया होता है दोस्तों, एक पुरुष है तो दूसरा नारी है, उसमें से किसी एक को अलग करके हम क्या कर सकते हैं, समाज को नहीं चला सकते। ठीक है, तो बहुत ही ज़रूरी है समाज को चलाने के लिए पुरुष और नारी दोनों के योगदान का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, साहित्य अपि उभयो समानम महत्वम, और साहित्य में भी इन दोनों का क्या है, समान महत्व है, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या लिखा गया है, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा, यानी कि अभी जब आप देखेंगे किसी भी भाषा के साहित्य को आप देखिए तो आपको यही देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार से साहित्य रचनाओं में पुरुष का योगदान है, उसी प्रकार से क्या है, नारी की भी तत्परता उसमें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यशश्च लभन्ते, यानी कि देखने को मिलेगी। लभन्ते मतलब होता है यहाँ पे मिलना। ठीक है, अब देखिए आगे है, संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते, और संस्कृत साहित्य के समृद्ध करने में जो योगदान स्त्री का है वो आपको आज से नहीं, प्राचीन काल से ही देखने को क्या है, मिलता है। ठीक है, यानी कि प्राचीन काल से ही स्त्रियां भी संस्कृत साहित्य को संवर्धित करने में, उसको बढ़ाने में क्या की है, हमेशा से अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि पाठे अस्मिन् अति प्रसिद्धा नाम लेखिका नामेव चर्चा वर्तते, यानी कि इस पाठ में, किस पाठ में, संस्कृत साहित्य लेखिका में जो बहुत प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी लेखिकाएं रही है जो क्या है, काफ़ी प्रसिद्ध रही है, उन लोगों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है आगे, येन साहित्य निधि पूर्णे तासाम योगदानम ज्ञायते, और ये जो प्रसिद्ध लेखिकाएं हैं दोस्तों, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो है संस्कृत साहित्य का जो निधि है, जैसे आप लोग सांसद निधि, स्वास्थ्य निधि, इस तरह से जो निधि पढ़ते, निधि का मतलब खजाना होता है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य का जो खजाना है उसको भरने में इन लेखिकाओं को क्या रही है, काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उन्हीं लोगों को क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने संस्कृत साहित्य को संवर्धित किया है, आगे बढ़ाया। ठीक है, और संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका रही है, इन्हीं चीज़ों पे आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है,
कि विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कविभिः शास्त्रकारैश्च संवर्धितम, यानी कि विपुलम संस्कृत साहित्यम, संस्कृत साहित्य क्या है, बहुत ही विशाल है दोस्तों। तो ये जो विशाल संस्कृत साहित्य है, इसको संवर्धित करने में, इसको बनाने में विभिन्न, यानी कि विभिन्न बहुत सारे कवि भी और शास्त्रकार, यानी कि इस विशाल संस्कृत साहित्य को संवर्धित करने में, बनाने में बहुत सारे कवि और शास्त्रकारों का क्या रहा है, योगदान रहा है। कवि मतलब दोस्तों जो कविता के रूप में, साहित्य में जो अपने कविता के रूप में योगदान देते हैं उसको कवि बोलते हैं, और जो कहानी वगैरह लेख सब लिख करके योगदान देते हैं उसको शास्त्रकार कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि वैदिक कालाद्रव्य शास्त्राणाम काव्यानाम च रचने संरक्षणे च यथा पुरुषाः दत्तचिता अभवन् तथैव स्त्रियो अपि दत्तावधानः, ठीक है, प्रापयन्ते, यानी कि वैदिक काल के आरंभ से ही, वैदिक कालाद्रव्य, वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रानाम और काव्यानाम च रचने संरक्षण, यानी कि शास्त्र रचने में, कविताएं रचने में, इसको संरक्षण करने में जिस तरह से पुरुष दत्तचित थे, तथैव, यानी कि उसी प्रकार महिलाएं भी दत्तचित थी और मतलब लिखती हुई, शास्त्र को संवर्धित करती हुई देखी गई है। ठीक है, प्राप्यन्ते। आगे देखिए, आगे यहाँ पे लिखा गया है कि वैदिक युगे मंत्रा नाम दर्शका न केवला ऋषिय, यानी कि वैदिक युग में मंत्र का जो दर्शक है, दर्शन करने वाला है, वो केवल ऋषि ही नहीं है। ठीक है, प्रत्युत ऋषिका अपि संति, यानी कि ऋषिकाएँ भी है। मंत्र का दर्शन करना दोस्तों मतलब वैदिक युग जो था उस समय बहुत सारी चीज़ें जो होती थी मंत्र वगैरह सब चाहिए होती थी। ठीक है, किसी को कुछ भी चाहिए होता था, वो लोग मंत्र एक बार ऐसे पढ़ लिए तो वो चीज़ क्या हो जाता था, जैसे आ जाता था। जैसा कि आप देखते होंगे रामायण महाभारत वगैरह में ही तीर धनुष, जो भी तीर लेना चाहे उसके लिए क्या करते थे, उस प्रकार का मंत्र पढ़ते थे तो वो आ जाता था। इसी प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है, उसके लिए तो मंत्र की जो रचना होती थी वो ऋषि वगैरह सब क्या करते थे, उस मंत्र का अपना रचना करते थे। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि वैदिक युगे मंत्रा दर्शका न केवल ऋषि, वैदिक युग में मंत्र का जो दर्शन करने वाला है वो केवल ऋषि ही नहीं है, ऋषिकाएँ भी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते, यानी कि ऋग्वेद में चतुर्विंशति यानी कि 24। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका और अथर्ववेद में 5। ठीक है, तो ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते, यानी कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं को क्या किया गया है, देखा गया है मंत्र दर्शन करते हुए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि यथा, जैसे उन 5 का नाम भी यहाँ पे लिखा गया है कि यामी, आपला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि। तो जिस प्रकार से ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं को मंत्र दर्शन करते हुए देखा गया, उसमें से 5 का यहाँ पे नाम भी दिया गया है। तो उस नाम में क्या है, यामी, आपला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादि, ये सब लोग थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है बृहदारण्यक उपनिषदि याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णितायाम याज्ञवल्क्य आत्मत्व शिक्षयति। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो कि दार्शनिक विचार वाली थी उसका वर्णन किया गया। किस उपनिषद में, तो आपको याद रखना होगा, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि मैत्रेयी का जो वर्णन है वो किस उपनिषद में है। तो आपको याद रखना होगा किस में, बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी का वर्णन किया गया है। किसकी पत्नी, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि मैत्रेयी के पति का नाम क्या है, तो वहाँ पे याज्ञवल्क्य हो जाएगा, या फिर ये भी पूछा जाएगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है, तो मैत्रेयी। ठीक है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो कि दार्शनिक विचार वाली थी उसका क्या किया गया, वर्णन किया गया है। और याज्ञवल्क्य आत्मत्व शिक्षयति, और वो क्या कर रही है, याज्ञवल्क्य को आत्मत्व की शिक्षा दे रही है। ठीक है, कौन, मैत्रेयी। आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाच्यकण्वी तिष्ठति अस्म, और जनक के सभा में
किसके सभा में? जनक के सभा में शास्त्रार्थ में कुशल गार्गी और वचकन्वी क्या करती थी? तिष्ठति स्म, रहती थी। यानी कि दोस्तों ये लेखिकाएं जो हैं आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न जगहों पे ये लेखिकाएं रहती थी और क्या करती थी? संस्कृत साहित्य को संवर्धित करने में अपना योगदान देती थी। तो यहाँ पे देखिए जनक के सभा में कौन रहती थी? तो शास्त्रार्थ में जो कुशल थी गार्गी और वचकन्वी, ये दोनों जनक के सभा में रहती थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है कि महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलन प्रायः सुलभा वर्णनम लभ्यते। यानी कि महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत के क्या है? अनुशीलन में संलिप्त सुलभा, यानी कि सुलभ का क्या है? वर्णनम लभ्यते। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए फिर आप लिखा गया कि लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण चत्वारिंशत् काव्यत्रीणां सार्धशतं पदानि स्फुटेन इतस्ततो लभन्ते। ये यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में चत्वारिंशत् काव्यत्रीणां, यानी कि 40 कवित्रियों की, ठीक है, 40 कवित्रियों की सार्धशतं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि सार्धशतं, यानी कि सार्धशतं अर्धशतं मतलब हुआ कि आधा सौ, यानी कि 50। ठीक है, तो 40 कवित्रियों के 50 पद जो हैं इधर उधर आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ? लौकिक साहित्य में। तो देखिए कि किस प्रकार से मतलब वैदिक काल से ही स्त्रियां क्या कर रही है? संस्कृत साहित्य को संवर्धन करने में लगी हुई है, उसको और भी आगे बढ़ाने में लगी हुई है। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? तो आपको याद रखना होगा 40। ये भी पूछा जाएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों की कितने पद इधर उधर मिलते हैं? तो कितने मिलते हैं? सार्धशतं यानी कि आधा सौ, अर्ध सौ यानी कि 50। ठीक है, अब देखिए आगे लिखा गया है कि तासु विजयांका प्रथम कल्पा वर्तते, और उस 40 कवित्रियों में से जो विजयांका नाम की एक कवि है वो प्रथम है। ठीक है, आगे लिखा गया है कि सात च श्याम वर्णा सदीति पधे नानेनन स्फुटी भवती। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आपने देखा कि 40 कवित्रियों की 50 पद इधर उधर आपको देखने को मिलेंगे किस साहित्य में? लौकिक साहित्य में। ठीक है, और उसमें जो 40 कवित्री हैं उसमें प्रथम कौन है? विजयांका है। उसके बारे में फिर लिखा गया है कि साच श्याम वर्ण सादिति, वह श्याम वर्ण थी। कौन श्याम वर्ण थी? विजयांका के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि विजयांका श्याम वर्ण थी। और वो कैसे पता चलता है? तो जब आप इस पद को पढ़ेंगे तो इससे आपको स्पष्ट होगा कि क्या थी, वो श्याम वर्ण थी। आगे देखिए लिखा गया है कि नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांका जानताम वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पद में जो लिखा गया है इसका अर्थ ये है कि नीलोत्पल दल श्यामाम विजयांकाम जानता अविर्थैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। इसका मतलब ये हुआ विजयांका जो है वो नीलकमल सादृश थी। ठीक है, विर्थैव दंडिना प्रोक्ता, विर्थैव मतलब झूठ होता है। ठीक है, कि झूठ है, क्या झूठ है? कि दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। दंडिना का यह कहना कि सरस्वती शुक्ल वर्ण का है, यह क्या है? झूठ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा गया है फिर तस्या कालः अष्टम शतक मित्य नुमीयते, यानी कि उसका समय 8वां शताब्दी अनुमान किया जाता है। किसका समय? ये जो लौकिक साहित्य का जो समय था वो 8वीं शताब्दी अनुमान किया जाता है कि 8वीं शताब्दी की वो बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया है चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादितस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति वहवो मन्यते। यानी कि चालुक्य वंश की जो चंद्रादित्य की रानी थी, चालुक्य एक वंश का, एक राजा के वंश का नाम है चालुक्य वंश, उसमें जो वो चंद्रादित्य नाम का राजा था उसकी जो रानी थी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते। और यानी कि चालुक्य वंश में चंद्रादित्य की रानी जो थी विजय भट्टारिका, लोग उसी को क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग उसी को विजयांका मान ले रहे हैं, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं। आगे लिखा है कि किंच शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्राम्भा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्फुट पद है प्रसिद्धा। यानी कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि किंच मतलब होता है किंच मतलब होता है लेकिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप कि चालुक्य वंश की जो चंद्रादित्य की रानी थी उसका नाम था विजयांका। ठीक है,
सॉरी विजयांका नहीं, विजय भट्टारिका, लेकिन लोग उसी को क्या कर ले रहे थे, विजयांका मान ले रहे थे उसी समय में। लेकिन उसी समय में शीला भट्टारिका, देव कुमारी, काराम भद्राम्भा, ये सब क्या थी, दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका थी, जिसके जो अपने पद के बदौलत, पद मतलब जो उन्होंने जी रचना की थी उसके बदौलत क्या थी, काफ़ी प्रसिद्ध थी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक प्रश्न ये भी आपसे बनेगा कि चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था, तो विजय भट्टारिका, ठीक है। या फिर विजय भट्टारिका के पति का नाम क्या था, तो चंद्रादित्य। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि चालुक्य वंश का जो राजा था वो कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे चंद्रादित्य का वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, चंद्रादित्य, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि चंद्रादित्य की रानी का नाम क्या था। तो सिंपल सा आंसर है, जब आप अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देते चलेंगे। तो चंद्रादित्य की रानी की जो नाम थी, चंद्रादित्य का जो रानी का नाम था वो विजय भट्टारिका था, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम दिखेगा, ये थोड़ा सा स्कैन अच्छा से नहीं हो पाया, इसलिए आपको ये या स्क्रीन पे थोड़ा सा धुंधला टाइप से दिखेगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने बुक में भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, आप अपना बुक खोल के भी उसको देख सकते हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, फिर भी दिख रहा है, इतना फ्रेश दिख रहा है कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। विजयनगर राजस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कीर्त प्रयासा असन्निति विदित में। इसका मतलब ये हुआ कि विजयनगर के जो सम्राट थे वो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए जाने जाते, ठीक है। वो अपने समय में क्या किए, संस्कृत भाषा के संरक्षण में काफ़ी ही क्या किया, अपना योगदान दिया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि लिखा है तेसाम अंतपुरे अपि, यानी कि उनके अंतनगर में भी क्या थी, बहुत सारी रानियाँ जो थी वो संस्कृत रचना करने में क्या निपुण थे, ठीक है। तो यहाँ आगे लिखा है, यहाँ पे आगे देखिए क्या लिखा गया है कि कंपन राजस्य राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वस्वामिनो विजय घटनामाश्रित्य रचयत। कंपन राय की जो रानी थी गंगा देवी, ठीक है, उन्होंने मदुरै पर जब उनके पति विजय प्राप्त किए थे तो उन्हीं घटना पर एक ग्रंथ लिखी थी जिनका नाम था मधुरै विजयम, ठीक है, मधुरा विजयम। यानी कि कंपन राय की जो पत्नी थी गंगा देवी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, मधुरा विजयम। यह किस घटना पे लिखा गया था, तो उनके जो स्वामी थे राजा, वो मदुरै पे क्या किए थे, विजय प्राप्त किए थे, उन्हीं घटनाक्रम पर उन्होंने क्या किया था, एक पुस्तक लिख दी थी जिसका नाम था मधुरा विजयम। और आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा भी जाता है आपके परीक्षा में कि मधुरा विजयम की लेखिका कौन है, या फिर मधुरा विजयम के रचनाकार कौन है, तो इसका नाम क्या होगा, गंगा देवी। आपसे पूछा जाएगा कि कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है, तो कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है दोस्तों, गंगा देवी। यहाँ से देखिए 3 प्रश्न बनते हैं। पहला, कंपन राय की पत्नी का नाम क्या है, तो गंगा देवी। मधुरा विजयम के लेखक कौन है, तो गंगा देवी, ठीक है। और फिर गंगा देवी के पति का नाम क्या है, तो वो भी, मतलब देखिए प्रश्न तो मुश्किल से किसी भी चैप्टर से प्रश्न क्या होते हैं, 10 से 12 प्रश्न बनते हैं, लेकिन 10 से 12 प्रश्न ही जब उसमें सिलेक्ट कर लिए जाएंगे तो वही प्रश्न बार बार पूछे जाएंगे तो क्या होगा, काफ़ी बार रिपीट होगा। तो इसीलिए उसको क्या करते हैं, घुमा घुमा के एक ही प्रश्न को बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो इसी तरह से आपका यहाँ पे ये 3 प्रश्न बन सकता है कि मधुरा विजयम के लेखक कौन है, तो गंगा देवी। कंपन राय की पत्नी कौन है, तो गंगा देवी। गंगा देवी के पति कौन है, तो कंपन राय। इसी तरह से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। आप जब क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आगे लिखा गया है कि तत्रालंकारा नाम सन्निवेश अवार्जको वर्तते, यानी कि उसमें किसमें, मधुरा विजयम में, किसमें, मधुरा विजयम में अलंकार का क्या है, सन्निवेश है। जब आप मधुरा विजयम पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, अलंकार का भी सन्निवेश किया गया है। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है यहाँ पे तस्मिन्नैव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वन्तः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपुक काव्यम रचयत। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि उसी राज्य में, यहाँ पे लिखा है ना कि तस्मिन्नैव राज्ये, मतलब उसी राज्य में षोडश शतकम 16वीं शताब्दी में, ठीक है, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में शासन करते हुए, षोडश शतकम शासनम कुर्वन्तः, शासन करते हुए अच्युतराय राजा का नाम था, ठीक है, की रानी जो थी अच्युतराय राज्ञी, अच्युतराय की रानी जो थी तिरुलाम्बिका, ठीक है, क्या नाम है, तिरुलाम्बा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चंपुक काव्य का रचना किया। क्या किया, तिरुलाम्बा जो थी वो एक चंपुक काव्य की रचना की जिसका नाम क्या था,
वरदाम्बिका परिणय, ठीक है, उसका नाम था वरदाम्बिका परिणय, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा गया है तत्र संस्कृत गद्यस्य छटा समस्त पदावल्या ललित पद विन्यासेन चाति शोभते, यानी कि तो अच्युत राय की पत्नी तिरुलांबा जो वरदाम्बिका का रचना की थी, ठीक है, तो उस वरदाम्बिका में आपको संस्कृत गद्य की शोभा समस्त पदावली में क्या होगा देखने को मिलेगा, उसमें पूर्ण रूप से संस्कृत पदावली को समाहित किया गया, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे यहाँ पे लिखा है कि संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदम अपि तत्रैव लभते, यानी कि संस्कृत साहित्य में प्रयुक्त दीर्घतम समस्त पद जो है वहीं से प्राप्त होते हैं, यानी कि जितने भी समस्त पद वगैरह सब आप देखते हैं संस्कृत साहित्य में वो सब कहाँ से प्राप्त होता है, यही वरदाम्बिका से, ठीक है। आगे फिर लिखा गया है कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अति प्रसिद्धा, यह आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव जो है वो क्या है अत्यंत प्रसिद्ध है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि यथा स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम, ठीक है। तो आधुनिक काल में जो लेखिकाओं में सबसे प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है पंडित क्षमाराव, उन्होंने अपने पिता के पांडित्य एवं जीवन चरित्र पे क्या क्या है एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है शंकर चरितम, ठीक है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। देखिए इससे जो मेन प्रश्न बनते हैं ना दोस्तों, वो सिर्फ आपको यही पूछा जाएगा कि कौन किसकी पत्नी है, किसने किस पुस्तक को लिखा, ठीक है, तो यही सब पूछा जाता है खास करके, यहाँ से प्रश्न ऐसे ही बनते ही हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शंकर चरितम का लेखक कौन है, तो आपको क्या बताना होगा कि शंकर चरितम का जो लेखक है वो पंडित क्षमाराव है, ठीक है। आगे देखिए, फिर आगे लिखा गया है कि गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथा प्रणीतवती, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के उसने किसने क्षमाराव ने बहुत सा गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के गांधी दर्शन प्रभाविता, यानी कि गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर के उसने किसने पंडित क्षमाराव ने सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति बहुत इस तरह के क्या किए इत्यादि, यानी कि अनेकों पुस्तकें लिखी, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा गया है वर्तमान काले लेखन तरासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृत्यो अनुदिनं संस्कृत साहित्यम पूर्यन्ति। इस देखिए इसका मतलब ये हुआ कि संप्रति यानी कि आजकल वर्तमान काल में जो है दोस्तों के संस्कृत लेखन के क्षेत्र में जो कवित्रियाँ योगदान दे रही है उनका नाम यहाँ पे पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र ये सब क्या कर रही है, आज भी अपने संस्कृत साहित्य को संवर्धित कर रही है, आगे बढ़ा रही है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा यहाँ पे प्रश्न, 4 नाम दे दिया जाएगा, वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन जो है वो आधुनिक संस्कृत साहित्य की लेखिका है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा, या तो पुष्पा दीक्षित हो उसमें मारना होगा, वनमाला भवालकर या मिथिलेश कुमारी मिश्र, तो इस प्रकार के नाम क्या कर लेंगे आप याद कर लेंगे। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम आपको क्या करेंगे, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसका भी क्या करेंगे हम विश्लेषण करेंगे, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न क्या होंगे वहाँ पे जब विश्लेषण करेंगे तो आपको उस वीडियो को देख करके ही याद हो जाएगा, और आपके आने वाले एग्जाम में जो भी प्रश्न बनेंगे उसको वहाँ पे शामिल करने का क्या करेंगे प्रयास करेंगे। तो आप यदि उस वीडियो को भी देख लीजिएगा तो आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न छूटने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, आशा करते कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके लिख दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, LGR स्टडी देखते रहिए।